हेलो नमस्कार साथियों, मैं अरविंद निषाद। आज जो हमारे देश में एक चर्चा का विषय बना हुआ है, जो ओबीसी समाज में जो नीट का, जिसमें एमबीबीएस की एग्ज़ाम होती है और उसके थ्रू एडमिशन होता है ओबीसी के बच्चों का, उसको सरकार ने समाप्त कर दिया। इस विषय पर तमाम लोग हैं जो अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं। आज इस विषय पे मैं अपनी बात रखने के लिए आया। देखिए, आज नीट पे जो ये आरक्षण समाप्त किया गया है, ये आज का नहीं है। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी का इतिहास आप देखिए। भारतीय जनता पार्टी का जब आप इतिहास देखोगे और पढ़ोगे तो आपको एक चीज़ समझ में आ जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा अति पिछड़े और गरीब समाज की विरोधी पार्टी रही है। आज उत्तर प्रदेश में 46% वोट अति पिछड़े समाज का है, और आप लोगों ने ये देखा है कि ये 46% वोट जिधर जाता है, ये 46% वोट 2012 में मायावती जी की तरफ गया, उनकी सरकार बनी। यही 46% वोट 2007 में बहन मायावती जी की तरफ गया, उनकी सरकार बनी। यही 46% वोट सपा की तरफ गया, 2012 में उनकी सरकार बनी। यही 46% वोट जब 2017 में भारतीय जनता पार्टी के पास गया तो उसकी सरकार बनी। देखिए, मैं मूलभूत चीज़ों पे आता हूँ। देखिए, हमारे देश में अति पिछड़े समाज के लोगों को अधिकार देने के लिए मंडल कमीशन बनाया गया। मैं सबसे पहले आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि मंडल कमीशन किसने दिया था? भारतीय जनता पार्टी ने? नहीं। जब आप मंडल कमीशन का इतिहास पढ़ेंगे, मैं इसलिए इस चीज़ को कहना चाहता हूं कि हम लोग डीप में नहीं जाते हैं, और जो ओबीसी समाज है, जो अति पिछड़ा समाज है, ये थोड़ा सा अशिक्षित है, और अशिक्षित होने के नाते ये समाज सही चीज़ को समझ नहीं पाता है। मैं जितने साथी हैं जो आज आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, मैं उन साथियों से ये कहना चाहता हूं कि आप लोग थोड़ा सा रिसर्च करो और सही चीज़ आसान भाषा में समाज के पास पहुंचाओ, तब जा कर के अति पिछड़ा समाज अपनी इस चीज़ को समझेगा। तो मैं आप लोग को यही कहना चाहता हूं कि अति पिछड़ों का जब मंडल कमीशन लागू किया गया, तो सबसे पहले हमारे देश में मंडल कमीशन का इतिहास जब आप पढ़ेंगे तो पता चलता है कि 1931 में मंडल कमीशन को लेकर के सर्वे कराया गया। इस 1931 में जब मंडल कमीशन का सर्वे कराया गया तो उसमें पता चला कि 52% ओबीसी समाज के लोग रहते हैं। इसके आधार पर 1978 में मंडल कमीशन बनाया गया। मंडल कमीशन में कहा गया कि हमारे देश में अगर सरकारी नौकरी आती है, यानी 100 लोग भर्ती किए जाएंगे, तो 100 लोगों में से 27 लोग ओबीसी समाज के लोगों को भर्ती किया जाएगा। तो मंडल कमीशन यही कहता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि 1978 में मंडल कमीशन बना। 1980 में उसकी रिपोर्ट आई। जब सर्वे कराया गया तो उसकी रिपोर्ट आई, और 1993 में मंडल कमीशन लागू हुआ। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में कोई किसी भी जाति को या किसी भी समाज को जब आरक्षण दिया जाता है तो एक कमेटी बनती है, वो कमेटी उस चीज़ के ऊपर विचार करती है, और तब जाकर के मंडल कमीशन लागू हो, तब जाकर के कोई भी कमीशन बनता है और वो लागू होता है। लेकिन इसके विपरीत एक चीज़ देख लीजिए आप लोग कि बड़े जाति को 10% आरक्षण दिया गया, जिसको EWS कहा जाता है, यानी इकोनॉमिक विगर सेक्शन, यानी जो
जो व्यक्ति कमज़ोर है, जो व्यक्ति गरीब है, उसको आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि इसके लिए ना तो कोई कमेटी बनी, इसके लिए ना तो कोई सर्वे कराया गया, ना इसके लिए कोई रिपोर्ट आई। डायरेक्ट इसको संसद में 72 घंटे के अंदर पास कर लिया गया, कोई रिपोर्ट नहीं आई। लेकिन जो मंडल कमीशन की जब बात की जाती है तो मंडल कमीशन को लागू होने में 70 साल का समय लगा। 70 साल के समय के बाद जब 70 साल ये ठंडे बस्ते में पड़ा रहा, तब ये मंडल कमीशन आया। मंडल कमीशन क्या है, जो लोग आज नहीं समझते हैं। आज ओबीसी के कुछ लोग अगर सरकारी नौकरियों में दिखाई देते हैं, अगर इस देश में मंडल कमीशन नहीं आया होता तो ओबीसी के लोगों को आज नौकरी नहीं मिलती। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस बात का है कि यही मंडल कमीशन जब लागू हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना समर्थन वापस लेकर के और जनता पार्टी की सरकार को गिराने का काम किया है। जो लोग नहीं जानते हैं, आप लोग इस चीज़ को समझ लीजिए। गिराने के बाद बीजेपी वालों ने कहा कि मंडल से कुछ नहीं होगा। मंडल कमीशन क्या था? मंडल कमीशन अति पिछड़े समाज का प्रतिनिधित्व था। जैसे आप गरीब हैं, आज एक ओबीसी तबका आज गरीब है, इसलिए गरीब है क्योंकि इनके पास पैसा नहीं आता है। पैसा नहीं आता इसलिए आज वो दर दर की ठोकरें खाते हैं। लेकिन आप ज़रा सोचो कि अगर आपके घर में एक लड़के को सरकारी नौकरी मिल जाए, अगर उसको 80,000 रुपये महीने का मिलने लगे तो उस परिवार की सारी व्यवस्थाएं सही हो जाती है। ये मंडल कमीशन था कि जो समाज अति पिछड़ा समाज, जिसको कहा गया कि ये पीछे रहने वाला समाज है, उस समाज को भी ये कहा गया कि अगर 100 नौकरी आएगी तो उसमें 27 लोगों को नौकरी दे करके और उनके परिवार को भी आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा, उनके परिवार को भी मुख्य धारा में लाने का काम किया गया। लेकिन ये बीजेपी को पसंद नहीं था और भारतीय जनता पार्टी ने कहा क्या मंडल करते हो, कमंडल पकड़ो। और उसी समय इस देश में राम मंदिर की नींव रखी गई। यानी नौकरी से आपका विकास नहीं होगा। ये जो अति पिछड़े समाज के लोग हैं, मैं इनको कहना चाहता हूँ कि आप इसके ऊपर विचार करो। आपका विकास नौकरी से नहीं होगा, मंदिर बनाने से होगा। और दुर्भाग्य है इस देश का कि जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो अपर कास्ट के लोग अपने ऊपर पेट्रोल डाल करके जल रहे थे और इस चीज़ का विरोध कर रहे थे कि हम नहीं देना चाहते हैं। लेकिन जब इससे बात नहीं बनी तो कमंडल हाथ में थमाया गया, यानी राम मंदिर बनेगा। और राम मंदिर बनने में क्या मिला? राम मंदिर को लेकर के ओबीसी समाज के लोग भी बहुत बड़े हिंदू के ठेकेदार बनने लगे। बहुत सारे लोग आंदोलन करने लगे इनके साथ चल करके और इनकी सरकार बनाने का काम किए। यही जब राम मंदिर का कंक्लूजन निकला तो आप देख लो कि आप लोगों ने राम मंदिर के लिए लोग जेल में गए, मुकदमा हुआ, कितने लोग मर गए ओबीसी समाज के लोग। और मरने के बाद रिजल्ट हुआ कि जब राम मंदिर बन रहा था उसका जब ट्रस्ट बनाया गया तो ट्रस्ट का मतलब ये होता है कि राम मंदिर में जितना भी चढ़ावा चढ़ेगा उस चढ़ावे के मालिक उस ट्रस्ट के ट्रस्टी होंगे। यानी जहाँ से माल आएगा, जहाँ से व्यवस्था आएगा, जब उसकी बात गई तो 15 लोगों का ट्रस्ट बनाया गया। इन 15 लोगों के ट्रस्ट में से 14 अपर कास्ट के लोगों को रखा गया। एक भी ओबीसी तबके का आदमी को वहाँ ट्रस्ट में नहीं रखा गया। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ? मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि हम लोग इतने दिन आंदोलन किए, राम मंदिर को लेकर के हम लोगों ने लाठी खाया, जेल में गए, कई सारे हमारे पुरखे जो हैं वो मर भी गए। लेकिन जब उसका कंक्लूजन निकला, जब फ़ायदा निकालने की बात आई तो फ़ायदा अपर कास्ट के लोगों को मिला। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ये कभी भी आपको अधिकार देने वाली पार्टी नहीं है। ये लोग दूसरे को कहते हैं कि ये लोग जातिवादी लोग हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इनसे बड़ा जातिवादी कोई नहीं है। इसलिए इस बात को कहना चाहता हूँ कि हमारे इस देश की संसद की व्यवस्था है, जो संसद इस समय चुन करके गए हैं, 545 सांसद चुन करके गए हैं हमारे देश में।
545 सांसदों में से जिस समाज की आबादी मात्र 3.5% पूरे देश में है, उसमें का 29% अपर कास्ट के सांसद चुन करके गए, और जिस समाज की आबादी 52% 55% है, उसके मात्र 22% प्रतिनिधि चुन करके गए हैं। ये असलियत है साहब। दूसरी एक चीज़, ये लोग जातिवाद की बात करते हैं, दूसरे लोगों के ऊपर जाति का आरोप लगाते हैं। अभी आपको मैं बताऊं कि उत्तर प्रदेश में बांदा में कृषि विभाग में भर्ती की गई प्रोफेसरों की, आप जा कर के देख लो। कृषि विभाग में 15 प्रोफेसरों की भर्ती की गई। 15 प्रोफेसरों में से 11 सिर्फ ठाकुर समाज के लोगों की भर्ती की गई। ये जातिवाद नहीं है। दूसरी एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे उत्तर प्रदेश में 1700 थाने हैं। 1700 थाने में 1700 थानों का थाना अध्यक्ष कौन है? आप लोग अपने करीब में जब आपका थाना होगा, आप जा कर के पता कर लो कौन सी जाति का वहाँ थाना अध्यक्ष है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, दूसरी इस सरकार का आप व्यवस्था देखिए कि जो इन लोगों ने आर्थिक आधार पर जो आरक्षण लागू किया गया, वो आर्थिक आधार इनका क्या था? उनका आर्थिक आधार का एक पैमाना था कि जो व्यक्ति 67,000 रुपया महीना कमाता है वो गरीब है। जिस व्यक्ति के पास 5 एकड़ ज़मीन है वो आदमी गरीब है, उसको आरक्षण दिया गया। लेकिन इस देश में 50% लोग ऐसे रहते हैं साहब, जो रोज़ कमाते हैं। आज अगर सुबह कमाते हैं तो शाम को उनके घर में चूल्हा जलता है, लेकिन उनके लिए सरकार ने कुछ नहीं किया। दूसरा, बीजेपी 2 चीज़ों की बात करती है। ये लोग कहते हैं कि हमारे लिए, हम राष्ट्रवादी लोग हैं, हमारे लिए देश पहले आता है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि राष्ट्रवाद और ये हिंदू की बात करते हैं। ये लोग कहते हैं कि हम पक्के हिंदू हैं और पक्के राष्ट्रवादी हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, राष्ट्र कैसे बनता है? राष्ट्र यहाँ के लोगों से मिलकर के बनता है। और अगर आप अपने आप को हिंदू और राष्ट्रवादी कहते हो तो आप हमको बताओ ना। हमारे देश में ये लोग कहते हैं कि हम राम राज लाए हैं। राम राज का मतलब क्या होता है? राम राज का मतलब था श्री रामचंद्र जी के बारे में जब आप पढ़ेंगे, हम लोगों ने भी पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है, मैंने ये देखा है कि राम जी की पत्नी के ऊपर एक अदना सा आदमी कमेंट करता है कि ये औरत रावण के यहाँ से रह कर के आई है, इसके चरित्र पे संदेह है। उस एक छोटे से आदमी की बात को सुनकर के श्री रामचंद्र जी ने अपनी पत्नी को अपने घर से बाहर निकालने का काम किया था। ये असूल था साहब। राष्ट्रवाद का मतलब ये होता है कि आपकी जो जनता है, आपकी जनता जब तक सुखी ना हो, आपके उस राष्ट्रवाद का कोई मतलब नहीं है। जैसे राष्ट्रवाद का क्या मतलब होता है? राष्ट्रवाद का मतलब होता है कि जब आप सरकार में हैं तो आप लोगों को सस्ती बिजली उपलब्ध कराइए, लोगों को चलने के लिए सस्ता संसाधन उपलब्ध कराइए। आप राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो लोगों को खाने पीने की जो व्यवस्था है उनको आप सस्ते दाम में उपलब्ध कराइए। राष्ट्रवाद का मतलब ये होता है, अगर आप सरकार में हैं तो जो महिलाएं हैं उनकी सुरक्षा करिए। राष्ट्रवाद का मतलब ये होता है कि जो गरीब से गरीब आदमी है जो हमारे इस देश में रहता है, वो भूखा और नंगा नहीं रहना चाहिए। लेकिन आपके राष्ट्रवाद में ये अंतर है साहब कि जब से बीजेपी की सरकार बनी है, आज डीजल और पेट्रोल का देख लो ना, 100 रुपया पार। ये राष्ट्रवाद है। डीजल पेट्रोल, एक किसान, एक मजदूर जो मजदूरी करता है, गाड़ी से अपना सामान लाता है और बेचता है, कहाँ से वो इनकम कमाएगा? आपको 100 रुपया देगा तो। दूसरी राष्ट्रवाद की बात करते हैं, बिजली की बात। दिल्ली की बिजली की बात हम लोग कर रहे थे। दिल्ली में 2.50 रुपीज़ यानी 2.5 रुपया प्रति यूनिट बिजली की दर से उनको चार्ज किया जाता है, लिया जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में राम राज है, इस राम राज में 7 रुपया 35 पैसा बिजली का प्रति यूनिट लिया जाता है। ये राम राज है आपका। गैस का सिलेंडर महंगा हो गया, दाल महंगा हो गया, चीनी महंगी हो गई और सरसों का तेल वो भी महंगा हो गया।
साहब ये रामराज नहीं हो सकता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि दूसरा इन लोगों से पूछा जाता है तो ये लोग कहते हैं कि पैसा नहीं है। क्या करें, हम लोग करना तो चाहते हैं, पैसा नहीं है, लेकिन ये पैसा कहाँ जाता है आप ये भी देख लो। हमारे रामराज में जब से बीजेपी की सरकार बनी है तो इन्होंने व्यवस्थाएं दी है। 3000 करोड़ रुपया सरदार पटेल की मूर्ति बनाने के लिए दिया है। जिस देश में, हमारे देश में आज भी 25 करोड़ लोग ऐसे रहते हैं साहब जो एक दिन में 5 रुपया खर्च करने की औकात नहीं रखते हैं। आज उस देश में 3000 करोड़ रुपया दे करके लोग मूर्ति बनवाते हैं। उस मूर्ति का गरीब आदमी को उस मूर्ति से क्या फ़ायदा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। दूसरा, ये लोग पैसे की बात करते हैं। 5,55,000 करोड़ रुपया इन लोगों ने उद्योगपतियों का माफ़ कर दिया। ये पैसा अगर गरीबों के पास जाता तो हमारे समाज में समानता पैदा होती, गरीबों को 2 वक्त की रोटी मिलती। लेकिन उनको इससे मतलब नहीं है। उनको इससे मतलब है कि ये अमीरों का पैसा माफ़ करो और उनका माफ़ करो तो वही उनसे चंदा ले करके और फिर आकर के साड़ी दारू बांट करके और इन गरीबों को वोट खरीद करके और सरकार बनाने का काम करेंगे। तो इस तरह से ये मानसिक गुलाम बनाने वाली सरकार है। दूसरा, मोदी जी हैं, ये सारे लोगों के मुखिया। इनकी हवाई यात्रा, विदेश यात्रा पर इन्होंने 25,000 करोड़ रुपया खर्चा किया। अगर पैसा नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना मुख्यालय बनाया, जिस मुख्यालय में 350 करोड़ रुपया खर्चा किया गया। मोदी जी की सुरक्षा में एक दिन में 1 करोड़ रुपया खर्चा किया जाता है, यानी साल में 558 करोड़ रुपया खर्चा किया जाता है। दूसरा, योगी जी हिंदू कहते हैं, इन्होंने कुंभ मेला का आयोजन कराया जिसमें 15,000 करोड़ रुपया खर्चा किया गया। साहब ये लोग वही लोग हैं कि हमारे देश में 25% लोग आज की डेट में भूखे सोते हैं, लेकिन ये लोग इसलिए उनको व्यवस्था नहीं देना चाहते हैं कि ये लोग गुलाम बना करके रखना चाहते हैं और एक जाति को ये लोग ऊपर रखना चाहते हैं और बाकी जातियों को अपना गुलाम बना करके रखना चाहते हैं। दोस्तों, मैं आज फेसबुक लाइव आप लोग के बीच में यही इसलिए आया हूँ कि अभी ये जो 27% आरक्षण जो नीट में ख़त्म किया गया है, ये अभी छोटी बात है साहब। अभी बहुत बड़ी चीज़ें होने वाली है। तो ओबीसी समाज के और पिछड़े समाज के लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, आपके वोट देने से सरकार बनती है साहब। आप उसकी सरकार बनेगी। तो मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि हिंदू मुसलमान से हट करके जो सरकार आपके अधिकार की बात करेगी, जो आपको रोज़गार देने की बात करेगी, जो आपको सस्ती व्यवस्था देने की बात करेगी, मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि वैसे लोगों को आगे बढ़ाइए, वैसे लोगों की सरकार बनाइए, तब जा कर के आपको हक और अधिकार मिलेगा। अदरवाइज़ कुछ मिलने वाला नहीं। जितने भी ओबीसी समाज के लोग हैं, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि घर पर बैठ कर के बात करने से कुछ होने वाला नहीं है। आज सोशल मीडिया है, आप लोग अपनी आवाज़ को बुलंद करिए। आप जहाँ भी हैं, आप लेख लिखिए, अपनी आवाज़ को बुलंद करिए। जो अगर इस पे अपनी बात रखता है उसकी बात को शेयर करिए। अगर आपको लगता है कि मेरी बात पिछड़े समाज के हित में है, मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए और अपनी जिम्मेदारी को निभाइए। ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करूँगा। जय हिंद, जय